हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की भारत दृष्टि। गाइज, इसमें जो हम चैप्टर करेंगे, आज करेंगे चैप्टर नंबर 25। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो ये मे बी 2 पार्ट में कंप्लीट होगा इस। ठीक है, तो चलिए फिर हम पहले देख लेते हैं सिलेबस। तो सिलेबस है आपका ये। तो गाइज, यहाँ पर क्या लिखा है आप देख सकते हैं। हम पहुंच गए चैप्टर नंबर 25 पे, जो कि है परिवहन। उसके बाद हमारे पास थोड़े से और चैप्टर बचते हैं और ये बुक जो है वो हो जाएगी कंप्लीट। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, पसंद आती है तो शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। एंड जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर हम जो हमारा चैप्टर है परिवहन। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, रेलवे। देखिए, इसमें लिखा है भारत में रेलवे यात्री परिवहन और माल ढुलाई का कार्य जो है का एक प्रमुख साधन है रेलवे। ठीक है, तो पहली गाड़ी कब चली है, 1853 में, जो कि मुंबई से ठाणे की तरफ चली। तो केवल 34 किलोमीटर की दूरी तय करने से शुरू हुई इस यात्रा का क्या है दायरा अब कितना हो गया आपका 67,415 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या है 7,321 स्टेशन हैं अभी, और इसके बेड़े में 12,147 इंजन है, इतनी यात्रिया गाड़ियाँ हैं, इतनी अन्य कोचिंग वाहन है और डिब्बे। अब लिखा है कि समूचे रेल मार्ग किलोमीटर की लगभग जो है आपका 50% और परिचालन में इस्तेमाल मार्ग किलोमीटर का 61% जो है विद्युतीकृत हो चुका है। मतलब आपका क्या है, अब आपका विद्युत से चलना स्टार्ट हो गया है। तो समूचा जो नेटवर्क है वो आपका 17 मंडल में विभाजित है। और ध्यान है कि फरवरी में 18वें रेलवे जोन के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे जोन बनाए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि इसका जो मुख्यालय है गाइस कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, हाँ क्या लिखा है, भारत का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है। तो इसमें लिखा है पश्चिम मध्य रेलवे जोन भारत का पहला जो है पूर्णतः विद्युतीकृत आपका रेलवे जोन बना है। कब की बात है, यहाँ पे लिखा है 30 मार्च 2011 का डेटा है। फिर लिखा है कि भारतीय रेलवे द्वारा यह घोषणा जो है पश्चिम मध्य रेलवे के राजस्थान में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड यानी कि जो श्रीनगर जालंधरी के विद्युतीकरण के CCRS निरीक्षण और कमीशनिंग के बाद की गई है। वर्तमान में इस योजना में 3012 किलोमीटर रूट का विद्युतीकृत नेटवर्क है। कितना, 3012 किलोमीटर। फिर आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। तो इसमें है रेलवे मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 13 प्राधिकरण आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आपके, एक लिखा है आपका राइट्स लिमिटेड, फिर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर है रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देन रेल विकास निगम लिमिटेड, फिर है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 11th है आपका भारत बेगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। देन 12th है आपका बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, फिर है आपका ब्रेथ वेट एंड कंपनी लिमिटेड। तो गाइस, नेक्स्ट इसमें लिखा है पहला AC3 टीयर इकोनॉमी क्लास कोच। तो भारतीय रेल की उत्पादन इकाई रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला द्वारा भारतीय रेल के पहले लिंक हाफमैन बुश AC3 टीयर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत की घोषणा हुई। तो गैस आगे क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है आपका मुख्य आंकड़े। तो गैस इसमें क्या है आपके, ओके, तो यहाँ पे लिखा है रूट की लंबाई दे रखी है, मतलब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं उसकी बात कर रखा है उसने। तो जो रूट की लंबाई है, बड़ी लाइन की दे रखी है, मध्यम लाइन की दे रखी है एंड छोटी लाइन। ठीक है, तो ये सारी आप देख लीजिए। और उसके बाद जो है आगे हमारे पास लिखा है आपका रनिंग ट्रैक में आपकी कुल ट्रैक किलोमीटर्स में दे रखा है। इसी जो ऊपर वाला है वो भी आपका किलोमीटर में है। तो जैसे बड़ी लाइन कितने किलोमीटर तक है, मध्यम लाइन और छोटी लाइन कितने किलोमीटर की है।
और यहाँ पे है रनिंग ट्रैक किलोमीटर्स में दे रखा है गाइस आपका। फिर लिखा है विद्युतीकृत ट्रैक की अगर बात करें तो 39,329 है। फिर है रेलवे स्टेशनों की संख्या की बात करें 7,325 है। रेलवे स्टेशन की संख्या हो गई गाइस। यातायात की मात्रा, यात्री उद्गम और यात्री किलोमीटर, उद्गम टन, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। कर्मचारियों की संख्या आप देख सकते हैं इसमें हज़ारों में है। फिर लिखा है राजस्व की बात अगर हम करें तो ये करोड़ों में लिखा हुआ है। और गाइस ये क्या लिखा है 1,74,356 करोड़ रुपीज़। फिर हम खर्च की बात करें तो आप खर्च भी देख सकते हैं। रेल के डिब्बे और इंजन की बात करें तो रेल इंजन अगर हम देखते हैं तो वाष्प है और डीजल, विद्युत, कुल कोच की बात हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है भाड़ा का माल डिब्बा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नोट सभी आंकड़े वित्त वर्ष के अंत अर्थात जो है 31 मार्च 2020 के अनुसार के हैं, मतलब ये लेटेस्ट हैं जो भी आपके अपडेट होके आए। फिर इसके बाद लिखा है कि 3000 HP कैप गेज लोकोमोटिव। तो इसमें लिखा है केंद्रीय मंत्री कौन, पीयूष गोयल ने इस लोकोमोटिव को मोज़ाम्बिक के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो कैसे मोज़ाम्बिक कहाँ है ये आप जानते होंगे, ये है आपका साउथ अफ्रीका, सॉरी, जब आप अफ्रीका महाद्वीप में देखते हैं तो जो बिल्कुल ही नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पे साइड में मिलेगा, राइट साइड में मिलेगा मोज़ाम्बिक। तो ये लिखा है ये है लोकोमोटिव, बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स द्वारा मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है रेलवे के 17 जोन और उनके जो मुख्यालय होते हैं ना, हेडक्वार्टर्स, उसकी बात लिखी है। तो कहीं इसमें जो सेंट्रल में जो मतलब कितने टोटल 17 जोन है, 17 में जो पहला इसमें लिखा है सेंट्रल, इसका मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई छत्रपति शिवाजी, ठीक है। और जो पूर्व वाला है वो कोलकाता में है, पूर्वी तटीय जो है आपका भुवनेश्वर में है, पूर्व मध्य जो है आपका हाजीपुर में है, एंड उत्तर वाला नई दिल्ली में है आपका, उत्तर मध्य आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, और उत्तर पूर्वी अगर देखा जाए तो गोरखपुर में, उत्तर पूर्व सीमांत की अगर हम बात करें तो मालीगांव गुवाहाटी कहाँ पे, असम में है। और फिर आप बात करें उत्तर पश्चिम की तो जयपुर है, दक्षिण में चेन्नई है, दक्षिण मध्य में अगर हम बात करते हैं तो सिकंदराबाद है, एंड दक्षिण पूर्व की बात करते हैं तो कलकत्ता है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात करेंगे तो बिलासपुर है। कहाँ पे है गाइस ये झारखंड में मिलेगा आपको। फिर है आपका दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली है, ओके, वेस्ट बंगाल में आप सॉरी दक्षिण पश्चिम हुबली है, और गाइस यहाँ पे पश्चिम जो है आपका मुंबई है, चर्च गेट। और पश्चिम मध्य रेलवे की बात करते हैं जबलपुर है, और फिर है मेट्रो रेलवे की बात करते हैं तो ये कोलकाता में है। तो आगे बढ़ते हैं, अनुसंधान और विकास की बात करते हैं, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो लखनऊ के अनुसंधान डिज़ाइन एंड मानक संगठन भारतीय रेलवे की अनुसंधान और विकास शाखा है, और ये तकनीकी मामलों में एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। फिर रेलवे वित्त की बात करते हैं तो भारत सरकार के समग्र वित्तीय आंकड़ों का हिस्सा होने के बावजूद 1924 की पृथक्कीकरण चलन के कारण 1924-25 में रेल बजट संसद में अलग से पेश किया जाने लगा, ठीक है। इस पहले हमारे क्या एक ही बजट होता था जिसको आज हम कहते हैं आम बजट। तो उसके बाद क्या होता है कि 1924-25 में क्या होता है, रेलवे का बजट जो है अलग से क्या संसद में पेश किया जाने लगा। तो आप अभी तक क्या देख रहे थे ये कि हमारा एक आता था रेल बजट, एक आता था हमारा आम बजट, ठीक है। तो अभी वो दोनों एक हो गया है अभी, और एक ही बजट हो गया हमारा। अब रेल बजट को इस वक्त जो है हटा दिया गया। तो इसमें कई लिखा है कि सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में क्या कर दिया, शामिल करने का फैसला किया, और संयुक्त बजट होने से रेलवे से जुड़े मुद्दे जो है प्रमुखता से सामने आने से सरकार की वित्तीय स्थिति की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत की जा सकेगी। फिर यहाँ इस विलय से राजमार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग से परिवहन के साधनों के निकायों में मदद मिलेगी, ठीक है। आगे नियोजन में, नॉट निकायों में। लिखा है सड़कें। तो भारत में सड़क नेटवर्क लगभग कितने किलोमीटर का है आपका, 58.98 किलोमीटर, लाख किलोमीटर तक का है, यानी कि 58 लाख किलोमीटर। और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जो हमारा कौन सा है, भारत वाला। तो ठीक है, इसमें लिखा है, इसमें क्या क्या आते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं, नेशनल हाईवेज बोलते हैं इसे, एक्सप्रेस मार्ग आते हैं, उसके बाद राजमार्ग आते हैं, प्रमुख जिले सड़क, अन्य जिले सड़क, और गांव की सड़कें, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं सड़कों में, ठीक है। और गाइस इसके बाद पहले ही कंप्लीट करते हैं, फिर वापस से पीछे जाएंगे, चार्ट देखेंगे हम लोग। तो इसमें लिखा है, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग या
जो एक्सप्रेस मार्ग है उसका क्षेत्र कितना है? 1,34,380 किलोमीटर है। राज्य राजमार्ग की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं। अन्य सड़कों की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो सड़क मार्ग है वो हमारा कितना है? हमारा है गाइस कितना? 58 लाख, वही हमने जो देखा था 58 लाख किलोमीटर के आसपास है। फिर लिखा है राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और रखरखाव की जो जिम्मेदारी होती है वो मंत्रालय पर है, और मतलब केंद्रीय मंत्रालय है उस पर है, और राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़कर अन्य सभी जो सड़कें हैं उससे संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में ही आती हैं। ठीक है, अब लिखा है राज्य सड़कों का विकास में राज्य सरकार की सहायता के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय सड़क कोष और अंतर राज्य संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाओं में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। और यहाँ लिखा है NHDP को मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा 7 चरणों में जो है कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम के तहत निर्मित कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग में 4 महानगरों में कौन कौन से गाइस? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला गोल्डन क्या लिखा है? क्वाड्रिलेटरल, ओके। फिर है पूर्वोत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ते हैं। मतलब कैसे गाइस? श्रीनगर आपका नॉर्थ में है बिल्कुल ऊपर, और कन्याकुमारी बिल्कुल ही आपको साउथ में मिलेगा। सिलचर आपको गाइस कहाँ मिलेगा? आपको ईस्ट में मिलेगा, और पोरबंदर आपको वेस्ट में मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि एक इस तरह से जोड़ेगा, एक इस तरह से जोड़ेगा। ठीक है, अब लिखा है ये सलेम से कोच्चि तक प्रमुख पत्तनों को केंद्र के राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। चलिए, तो गाइस एक बार पीछे चलते हैं हम लोग वापस से और देखते हैं हम क्या छोड़ के आए हैं। यहाँ लिखा है 100वीं किसान रेल की बात करेंगे। अब इसमें लिखा है केंद्रीय वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2020-21 में दूध, मांस, मछली सहित शीघ्र खराब होने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी कि पीपी मॉडल जो होता है उसके माध्यम से क्या किया? किसान रेल की शुरुआत की घोषणा की है। ठीक है, और इस परीक्षण में जो है 7 अगस्त 2020 को देवलाली और दानापुर, देवलाली कहाँ? नासिक महाराष्ट्र में, और दानापुर पटना बिहार के मध्य प्रथम किसान रेल का जो है परिचालन प्रारंभ किया गया है। तो मतलब ये रेल किस लिए है गाइज? ये आपकी इसमें क्या होगा? कोल्ड स्टोरेज होगा, और इसमें वो सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी जो जल्दी ही ख़राब होने वाली होती है। जैसे आपका दूध हो गया, मछली, मांस, ये सारी चीज़ें या सब्जी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाएंगी। ठीक है, अब इसमें लिखा है किसानों की मांग पर बाद में इस किसान रेल का विस्तार मुजफ्फरपुर तक कर दिया गया। परिवहन की अनुपलब्धता के कारण क्या है? किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इस समस्या को दूर करने में किसान रेल जो है सहायक सिद्ध हुई, क्योंकि इस क्या है, अगर आपको बहुत दूर तक ले जाना है और चीज़ें क्या है ख़राब होने लगती हैं इतनी दूर में, तो किसानों को यहाँ लाभ नहीं हो रहा था, तो उसमें ये जो है किसान रेल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। ठीक है, अब इसमें लिखा है किसान रेल से कम लागत पर देश के विभिन्न हिस्सों पर किसानों की फसल की ढुलाई में सहायता मिलेगी। वास्तव में किसान रेल एक प्रकार का चलता फिरता क्या है? शीत भंडार गृह यानी कि कोल्ड स्टोरेज है, तो जिसके माध्यम से जो भी शीघ्र खराब होने वाले उत्पाद यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फल, सब्जी, दूध इत्यादि को पूर्ण सुरक्षा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में मदद मिलती है। ठीक है, अब किसान रेल के माध्यम से क्या होता है? परिवहन हेतु कृषि उत्पादों की कोई न्यूनतम मात्रा निर्धारित नहीं की गई है, अर्थात किसान रेल के माध्यम से कम लागत पर छोटे से छोटे उत्पाद भी बड़े से बड़े बाजार तक सुरक्षित पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब ये पहल जो है वर्ष 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में मददगार सिद्ध होगी। तो 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 100वीं किसान रेल को क्या है? हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। तो ये रेलगाड़ी क्या है? संगोला यानी कि सोलापुर महाराष्ट्र से शालीमार यानी हावड़ा वेस्ट बंगाल के मध्य जो है मतलब स्टार्ट हुई है। तो कृषि उत्पादों की ढुलाई की व्यवस्था का समन्वय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन स्टॉप टू टोटल
के तहत भारतीय रेल के माध्यम से किसी भी अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन पर जो है 50% की सब्सिडी प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा लिखा है, देखिए क्या लिखा है, सब्सिडी हेतु अधिसूचित प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो गाइस फल में कौन कौन से हैं, आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, मौसमी, संतरा, किन्नू, नींबू, अनानास, अनार, कटहल, सेब, आंवला, नाशपाती इत्यादि। ठीक है, और सब्जियों में हम देखेंगे फ्रेंच बीन है, करेला है, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, हरी मिर्च हो गया, ओकरा, मटर, लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों अब हम। तो अब इसमें क्या है, अच्छा ये वाला चार्ट भी हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें, क्या कहानी है। इसमें लिखा है राजमार्ग, और जो राजमार्ग है किलोमीटर में चालू रेलपथ, किलोमीटर में कुल रेलपथ, किलोमीटर में लिखा है। नीचे दी गई तालिका में क्या है, 2019-20 के अंत तक विभिन्न राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों यानी कि यूनियन टेरिटरी में रेलवे लाइन का मार्ग जो है किलोमीटर, चालू रेलपथ किलोमीटर में, और कुल रेलपथ जो है किलोमीटर में दर्शाया गया है। तो दोस्तों चलिए इसमें हम देख लेते हैं, इसमें जितने भी राज्य हैं उनका दे रखा है। तो जैसे मार्ग किलोमीटर में, चालू रेलपथ मार्ग जो भी है किलोमीटर में है, कुल दे रखे हैं वो भी किलोमीटर्स में दे रखे। तो गाइस इस चार्ट को तो आप इसमें देख लीजिएगा, इसमें मैं क्या बताऊं आप लोग तो यहाँ देखिए लिखा है जैसे राज्य हैं सारे, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है, तो ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस एक नज़र रखिएगा यहाँ महाराष्ट्र वाले पे 11,631 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। तो गाइस ये देखिएगा सबसे बड़ा कहाँ का है, 16,000 किलोमीटर के आसपास है उत्तर प्रदेश में, यानी कि सबसे ज़्यादा ये हो गया। सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र देख लिया आपने, और थर्ड नंबर पे हमें क्या दिख रहा है, वेस्ट बंगाल दिख रहा है जो 10,309 किलोमीटर के आसपास है, और कुल इसमें ले रखा है। ठीक है, अब इसमें लिखा है शेष राज्य संशासित क्षेत्रों में रेल लाइन नहीं है, मतलब इसके अलावा जो है बाकी, जैसे कि अगर आप संघ शासित क्षेत्र देखें तो उसमें रेल लाइन नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। आप इसे एक बार देख लीजिएगा कि किस में है किस में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अब जो है भारत परियोजना की बात करेंगे। ओके, तो भारत माला परियोजना की बात करते हैं। क्या है ये, इसमें लिखा है कि मंत्रालय ने भारत माला परियोजना के तहत सागर माला के समाकलन से जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं उसको सड़क संपर्क से जोड़ने, छोटे बंदरगाहों के लिए सड़क संपर्क सहित तटवर्ती सड़कों के विकास, राष्ट्रीय गलियारों की क्षमता में सुधार, आर्थिक गलियारे के विकास, और ये लिखा है अंतर गलियारों फीड मार्ग के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की विस्तृत समीक्षा की है। भारतमाला परियोजना के तहत जो है आपके 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे का विकास किया जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव। तो देखिए सरकार जो है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कार्यान्वित कर रही है, और वर्ष 2000 में से चलाई जा रही ये परियोजना देश की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। इसका जो है कार्यान्वयन मुख्य रूप से भारतीय रेल मार्ग प्राधिकरण यानी कि जो ट्रिब्यूनल है वो, और राष्ट्रीय राजमार्ग और संचार विकास निगम लिमिटेड इसके द्वारा हो रहा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अगर हम बात करें तो गाइस ये है आपका NHAI जो हम देखते हैं ना, तो ये इसकी जो स्थापना है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत की गई थी। ठीक है, मतलब इसके लिए एक एक्ट आया था, तो इसमें क्या है, इसे मतलब इस एक्ट के थ्रू की गई थी। अब इसमें लिखा है इसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना संबंधी कार्य सौंपे गए हैं। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय राजमार्ग और ढांचागत विकास निगम। तो राष्ट्रीय राजमार्ग और ढांचागत विकास निगम जो पूर्णतः मंत्रालय के स्वामित्व वाली कंपनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है तो इसमें पहले पढ़ लेते हैं इसका। तो लिखा है पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने के लिए उनके साथ लगे देश के सीमावर्ती राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, उन्नयन और उन्हें चौड़ा करने का कार्य केवल निगम का ही है। ठीक है, आइए फिर हम ये भी देख लेते हैं। चलिएगा, इस पहले इस बॉक्स में क्या लिखा है उसकी कहानी देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019। तो इसमें गाइस थोड़ा सा इमेज ठीक नहीं आई है, बट ठीक है आप सुनते रहिए। लिखा है इसमें भारतीय रेल विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शामिल है और इसके द्वारा प्रतिदिन 23 मिलियन यात्रियों को, गाइस 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, तो 23 मिलियन आप समझ लीजिए कितना होगा,
तो के आवागमन और 3 मिलियन जो है टन माल की ढुलाई संभव होती है। और भारत का रेल नेटवर्क कितना 68,442 किलोमीटर से भी अधिक लंबा है और जिस पर लगभग 22,000 रेलगाड़ी जो है प्रतिदिन चल रही हैं। और भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर जो है भारतीय रेल द्वारा भी क्या है स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है और जिसका उद्देश्य क्या है रेल यात्रियों के यात्रा अनुभव में सुधार करना। ठीक है, फिर इसमें लिखा है 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती थी उस अवसर पर क्या होता है रेल मंत्रालय द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 नामक जो है रिपोर्ट जारी की गई। तो यह रिपोर्ट जो है भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि QCI द्वारा रेलवे स्टेशन की स्वच्छता मानदंडों का आकलन करके तैयार की गई थी। तो देखा है सर्वेक्षण के अंतर्गत भारतीय रेल के 220 स्टेशनों को क्या किया गया है कवर किया गया है। और सर्वेक्षण रिपोर्ट में NSG इसमें लिखा है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट में NSG श्रेणी के तहत जो है आपका जयपुर राजस्थान रेलवे स्टेशन की मतलब अगर रैंकिंग में देखा जाए तो सबसे फर्स्ट रैंक पे आता है राजस्थान रेलवे स्टेशन और जोधपुर आता है सेकंड नंबर पे और दुर्गापुर आता है आपका थर्ड नंबर पे। फिर लिखा है SG श्रेणी में जो है अंधेरी यानी कि मुंबई को पहली और विरार को दूसरी और यहाँ पे लिखा है नायगांव स्टेशन को तीसरी रैंकिंग प्रदान की गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश के 16 भौगोलिक रेलवे जोन में उत्तर पश्चिम रेलवे यानी कि नॉर्थ वेस्ट रेलवे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे दूसरे और आपका पूर्व मध्य रेलवे तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला जो रेलवे स्टेशन है वो आपका है शाहजहाँपुर। ठीक है, और इससे जो है समग्र रैंकिंग में कौन से नंबर पे आया है ये रेलवे स्टेशन 21 पे आया है। जबकि जो आपका फैज़ाबाद है यानी कि वर्तमान में आपका अयोध्या, ठीक है, ये आपका 22 पे है। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट है आपका भारतीय रेल मार्ग इंजीनियर्स एकेडमी। ठीक है, तो ये जो एकेडमी है मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में पंजीकृत समिति है और इसकी स्थापना 1983 में केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से की गई और इसका उद्देश्य देश के राजमार्ग इंजीनियरों की भर्ती के स्तर पर और सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण की लंबे समय से महसूस की जा रही मांग को पूरा करना है। तो नेक्स्ट आपका है प्रमुख पहल। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के सड़क नेटवर्क का केवल कितना है 2% है, लेकिन ये परिवहन का 40% जो है बोझ उठाता है। ठीक है, फिर सड़क सुरक्षा की अगर बात करें तो सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति बनाई है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम किया जा सके। इस नीति के तहत जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है और सड़क सुरक्षा सूचना डेटाबेस बनाया जाता है। दुर्घटना की आशंका वाली जगहों की पहचान और परिशोधन किया जाता है। तो यात्रियों विशेषकर महिलाओं बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी यात्री बसों और टैक्सियों में GPS उपकरण और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि मुसीबत में फंसने पर उनकी स्थिति के बारे में पता लगाया जा सके और मदद की जा सके। अब बात करेंगे ई टोलिंग की। तो इसमें लिखा है टोल प्लाजा पर परिवहन बाधाएं दूर करने और वाहनों के सुचारू संचालन और टोल संग्रह के लिए सरकार ने राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक टोल व्यवस्था लागू की है जो पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या लिखा है आइडेंटिफिकेशन पर आधारित है और EPC Gen 2 ISO 18000-6C मानकों के अनुरूप है। तो इससे फास्टैग के जरिए टोल का इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण किया जाता है और ये परियोजना वर्ष 2015 में शुरू की गई। फिर राष्ट्रीय हरित राजमार्ग परियोजना। तो लिखा है राजमार्ग को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित बनाने के लिए इन पर जो है पौधारोपण प्रतिरोपण सौंदर्यीकरण रखरखाव नीति वर्ष 2016 में बनाई गई और ये जहाजरानी से संबंधित विनियम वाला एक अग्रणी निकाय है। तो इस नीति का उपयोग जो है समुदाय और किसान गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र की भागीदारी से पर्यावरण हितैषी राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास करना है। और नीति के तहत शुरुआत में 1500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पौधे लगाए गए और इस पर जो है लगभग 300 करोड़ जो है रुपए खर्च
हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 पार्ट 3 आ गया। तो इसमें लिखा है कि जो फर्स्ट योजना थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब होती है, 2000 में होती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था आपका, जो है पात्र और संबद्ध बस्तियाँ थी तक, उन बस्तियों तक है सभी मौसमों में पहुँचना जो है उपलब्ध कराया जा सके। मतलब कि गर्मी में भी वो सड़कें काम करें आपकी, बारिश में भी ठीक ठाक रहें, काम करें। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना थी और 2013 में PMGSY का दूसरा चरण आता है, उसको मंजूरी मिल जाती है। ठीक है, और 2019 में क्या होता है गाइस, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जो आपके नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा फेज जो है उसका शुभारंभ किया। तो जो तीसरा फेज है उसका लक्ष्य क्या है, मार्गों तथा प्रमुख ग्रामीण लिंक के माध्यम से 1,25,000 किलोमीटर लंबाई तक सड़कों का समेकन, ठीक है, करना था। और इसके माध्यम से क्या है, ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और अस्पतालों को बस्तियों से जोड़ना। अब 2019 से 20 से 24-25 तक के लिए जो है अनुमानित लागत जो है वो है आपकी है 80.250 करोड़ रुपीज़। अब लिखा है इसमें केंद्र का हिस्सा कितना है आपका 53 करोड़, और अगर हम राज्य की बात करें तो 26.45, मतलब 26,450 करोड़। अब मतलब इसका अगर रेशियो में देखा जाए तो ये केंद्र का हिस्सा है और 60:40 का अनुपात है। अब लिखा है अगर हम पूर्वोत्तर या हिली स्टेशन राज्यों की बात करते हैं तो गाइस जो केंद्र सरकार का हिस्सा है वो 90% होगा और जो राज्य सरकार देगी वो 10% देगी। चलिए गाइस, यहाँ पे क्या लिखा है, बदावन में नया प्रमुख बंदरगाह। वर्तमान में देश में कुल 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें लिखा है दीनदयाल बंदरगाह जो कि आपका है कांडला गुजरात में, फिर मुंबई हो गया, फिर आपका हो गया JNPT हो गया, फिर है मुर्मुगांव जो कि आपका कहाँ है, आपको मिलेगा गोवा में, न्यू मंगलोर आपको कर्नाटका में मिल जाएगा, कोचीन है, फिर चेन्नई तमिलनाडु में मिल जाएगा, कामराजार आपको या एन्नौर आपको जो है तमिलनाडु में मिलेगा, और आपको लिखा है VO चिदम्बरनार, और एक है आपका विशाखापट्टनम, एक हो गया पारादीप, एक हो गया कोलकाता हल्दिया। तो ये है आपके 12। अब लिखा है 2020 में क्या होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना की मंजूरी दी। ठीक है, ये 13वां बंदरगाह होगा। ठीक है, अब लिखा है कि इस बंदरगाह को क्या है, लैंडलॉर्ड मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा। तो गौरतलब है कि प्रमुख बंदरगाह का विकास केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, मतलब केंद्र सरकार कर सकती है इसका विकास, और छोटे बंदरगाह जो है राज्य सरकार में आती हैं। ठीक है, अब यह है बदावन में बंदरगाह को स्थापित करने के लिए ये आपकी हो गई लागत। तो इस बंदरगाह के विकास के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन का गठन किया जाएगा जिसमें जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास जो है सबसे बड़ा साझेदारी होगा। ठीक है, सबसे बड़ा साझेदार होगा और इसकी जो हिस्सेदारी होगी वो कितनी होगी, 50% से अधिक। अब विशेष प्रयोजन वाहन बंदरगाह की बुनियादी सुविधाओं का विकास करेगा और जिसमें क्या है, पुनर्निर्माण और नए निर्माण और जलमार्ग का निर्माण भी शामिल है। बदावन बंदरगाह का जो विकास है वो गई 16,000 से 25,000 TEU क्षमता वाले जो कंटेनर होते हैं उन पोतों को आसानी से ठहराने में सक्षम होगा ये। और उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे पोत परिवहन। तो इसमें लिखा है जहाजरानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का 2 स्वतंत्र मंत्रालय में विभाजन कब होता है, वर्ष 2009 में जहाजरानी मंत्रालय का गठन किया गया। तो जहाजरानी मंत्रालय में क्या है, पोत परिवहन, बंदरगाह, जहाज निर्माण और मरम्मत और अंतर्देशीय जल परिवहन शामिल है। अब हम बात करेंगे समुद्री विकास की। तो भारत की लगभग 7,517 किलोमीटर जो है आपका समुद्री तट रेखा है, यानी अगर आप तट देखें भारत में जो टोटल तट है वो कितने किलोमीटर का है, वो इतने किलोमीटर का है, और मुख्य भूमि के पश्चिमी और पूर्वी भागों में फैला हुआ है। जो आपका पश्चिमी तट है आपका पूर्वी तट है। फिर उसके बाद लिखा है भारत में 12 बड़े और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं, 95% व्यापार इन्हीं के माध्यम से होता है। फिर लिखा है सागरमाला कार्यक्रम। तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्ग पर रणनीतिक स्थानों और जहाज चलाने लायक 14,500 किलोमीटर समुद्री किनारे के उपयोग के लिए भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया है। फिर लिखा है जहाजरानी उद्योग। तो गाइस नेक्स्ट लिखा है आपका जहाजरानी उद्योग सबसे अधिक
वैश्वीकृत उद्योगों में से एक है। देश के व्यापार की कुल मात्रा का 95%, मूल की दृष्टि से 68% का व्यापार जो है समुद्री मार्ग से होता है। फिर हम बात करेंगे जहाज मरम्मत की। तो देश में कुल 27 पोत कारखाने हैं, जिसमें 6 केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हैं, 2 राज्य सरकार के उपक्रम हैं और 19 जो है निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आएगा जहाज पुनरावर्तन। विश्व के जहाज पुनरावर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 25 से लेकर 30% है। और जहाज पुनरावर्तन मुख्य रूप से गुजरात के कहाँ अलांग सोसिया में किया जाता है। तो अलांग सोसिया जो है विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना है और इसमें ये जो है आपका 1983 में शुरू किया गया था। चलिए गाइस आगे बढ़ते हम लोग, ये पूरा हम कर चुके हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है अलांग सोसिया गांव से लगी कैम्बे की खाड़ी के पश्चिमी तट पर लगभग जो है 10 किलोमीटर समुद्री इलाके के निकट जहाज पुनरावर्तन कारखाना स्थापित किया गया है। तो अब हम बात करेंगे प्रमुख बंदरगाह की। तो भारत की लगभग जो है 7,517 किलोमीटर लंबी जो तटवर्तीय रेखा है उसके निकट 12 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, तो 6 बड़े बंदरगाह की बात करें तो कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, कामराजार यानी कि एन्नोर जो तमिलनाडु में है, चेन्नई हो गया, वीओ, चिदम्बरनार पूर्वी तट पर है। ठीक है, अब पश्चिमी तट पर देखते हैं कौन कौन से हैं गाइस। तो कोच्चि है, न्यू मंगलूर है, मोरमुगांव है होता है और मुंबई है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है यानी कि शेवा भी है, शेवा नवी मुंबई, और दीनदयाल यानी कि पहले का कांडला, मतलब जो कांडला है उसका नाम रख दिया है अब दीनदयाल। तो ये आपके कहाँ मिलेंगे? पश्चिमी तट पे मिलेंगे। तो बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के जो है प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में और संविधान की 7वीं अनुसूची में आते हैं। ठीक है, और भारत के सभी बंदरगाह से होने वाले जो कुल परिवहन आयात का जो है 57% बड़े और 43% जो है छोटे बंदरगाह के जरिए से के जरिए होता है परिवहन यातायात। ठीक है गाइस, फिर लिखा है कोलकाता बंदरगाह देश का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है। इसकी स्थापना कब? 138 वर्ष पहले हुई थी। नदी तटीय क्या होता है गाइस? देखिए आपकी जब आप कोलकाता बंदर जाते हैं तो वो क्या है, आपको समुद्र पे नहीं मिलेगा, वो आपको थोड़ा सा मिलेगा अंदर, और उस तक पहुंचने के लिए आप क्या करते हैं, हुबली नदी से होते हुए अंदर की तरफ ले जाते हैं अपने जहाज को। ठीक है, अब लिखा है पारादीप बंदरगाह देश के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। ठीक है, भारत सरकार ने वर्ष 1965 में इसका प्रबंधन राज्य सरकार से अपने हाथ में ले लिया, मतलब पहले राज्य सरकार के पास था और 1965 में केंद्र सरकार के पास आ गया। फिर लिखा है भारत सरकार ने पारादीप बंदरगाह को स्वतंत्र भारत में गठित पूर्व तट का पहला बंदरगाह बना दिया। ठीक है, मतलब पारादीप आपको कहाँ मिलेगा गाइस? ओडिशा तट पे मिलेगा। अब न्यू मंगलौर बंदरगाह 1974 में 9वें प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया। न्यू मंगलौर आपको कहाँ मिलेगा गाइस? ये आपको मिलेगा कर्नाटका के तट पे। फिर कोच्चि के आधुनिक बंदरगाह का विकास 1920 से 40 के दौरान सर रॉबर्ट ब्रिस्टो के अथक प्रयासों से हुआ था, कोच्चि वाला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो गाइस अभी हम ये मैप देख लेंगे। लिखा है कि इसे जो है 1936 में जो है प्रमुख बंदरगाह का दर्जा मिला। फिर आपका आता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण 1980 के दशक के मध्य किया गया और ये जो है वर्ष 1989 में चालू हुआ और इसने जो है विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर वाले बंदरगाह का दर्जा हासिल कर लंबी विकास यात्रा की। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर, विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर वाला बंदरगाह ये। तो गाइस अभी हम सारे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम मैप में देखेंगे। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित क्या मोरमुगांव बंदरगाह एक दशक से भी अधिक पुराना है, मतलब 10 साल से अधिक पुराना है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो ब्रेक वाटर और मूल से घिरा हुआ है। फिर दीनदयाल बंदरगाह की बात करें तो कांडला बंदरगाह, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1950 में होती है, केंद्र सरकार की परियोजनाओं के रूप में की गई है। तो 150 MTPA क्षमता वाले इस बंदरगाह में जो है अपतटीय सहित 3 तैरते हुए क्या है नौबंद है। फिर लिखा है BO चिदम्बरनार बंदरगाह जो है सामरिक दृष्टि से भारत के दक्षिण पूर्वी तट। तो गाइस ये होता है आपका दक्षिण पूर्वी एरिया। तो दक्षिण पूर्वी तट पर क्या है? पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मार्ग के निकट, ये उसके अक्षांश और देशांतर लिख रखा है गाइस, क्यों लिखा है पता नहीं। विशाखापट्टनम बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। कामराज बंदरगाह लिमिटेड पत्तन पोत परिवहन और जल
मार्ग मंत्रालय के तहत जो है संचालित 12वां जो है प्रमुख बंदरगाह है और इसकी स्थापना 2001 में मुख्य रूप से कोयला बंदरगाह के रूप में की तमिलनाडु के विद्युत बोर्ड की थर्मल कोल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बंदरगाह हम देखते हैं क्या है। तो गाइस अभी उसी की बात करते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित प्रमुख बंदरगाहों में एकमात्र कॉरपोरेट बंदरगाह है और ये इसकी जो क्षमता है वो है 57 MTPA। फिर अंतर्राष्ट्रीय, चलिए तो गाइस हम पहले का देखते हैं, हम पीछे आ जाते हैं वापस से। तो यहाँ पे मैप देखते हैं, हम देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से बंदरगाह हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल में बना है वो एक बंदरगाह है। देखिए आपका जैसे कोलकाता है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और एक आ गया आपका पारादीप, और ये देखिए, चलिए तो ये बड़े बंदरगाह हैं आपके जो 12 हमने पढ़े। कोलकाता हो गया, पारादीप हो गया आपका, ये हो गया आपका विशाखापट्टनम। ठीक है गाइस, उसके बाद हमने 2 और पढ़े, तो एन्नौर पढ़ा, कामरा, जार, और फिर आपका एक था चेन्नई। फिर और नीचे जाते हैं, तूतीकोरिन लिखा है BO चिदम्बरनार जो है, पहले इसका नाम था तूतीकोरिन, अब हम ये बोलने लगे हैं। फिर आपका एक है आपका कोच्चि, केरल तट पे है, एक है न्यू मैंगलोर जो आपको कर्नाटका में मिलेगा, और उसके बाद आपको गोवा में मिलेगा मुर्मुगांव। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आपको मिलेगा, इसी का नाम है आपका न्याया शेवा। और उसके बाद आपको एक मिलेगा मुंबई, अगर उसके बाद आपको कौन सा मिलेगा, कांडला। ठीक है, कांडला मतलब दीनदयाल पोर्ट। ये तो हो गए बड़े 12 बंदरगाह गाइस। उसके बाद छोटे छोटे और भी देख लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया पोरबंदर हो गया, वेरावल हो गया, सूरत, बसीन, दमन, उसके बाद रत्नागिरी हो गया, देन कारवाड़ हो गया, भटकल हो गया, यहाँ कालीकट है, अलेप्पी है, और फिर है नागापट्टनम हो गया, कराईकल हो गया, कृष्णापट्टनम, मछलीपट्टनम, काकीनाडा, गोपालपुर, पुरी, और एक हो गया हल्दिया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, ये बॉक्स में क्या लिखा है उसे भी पढ़ लेते हैं। प्रमुख भारतीय बंदरगाहों पर संचालन। ठीक है, तो इसमें लिखा है जहाजरानी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान 671 मिलियन टन कार्गो का संचालन किया है। फिर इसमें लिखा है जो विगत वर्ष की समान अवधि में संचालन जो है 704 मिलियन टन कार्गो की तुलना में 4.6% के है कम है। अब 2020-21 के दौरान क्या है, मोरमुगांव बंदरगाह में कार्गो यातायात संचालन की सर्वाधिक वृद्धि 37 दर्ज की गई है, जबकि इसके बाद जो है पारादीप 1.7% का स्थान रखा है इसने। फिर एक काम करिए आप, ये वाला जो डेटा है ना, ये सिर्फ डेटा है, तो इसको आप एक बार खुद से देख लीजिए, क्योंकि ये सारा डेटा है, मैं भी पढ़ूंगी आप भी पढ़ेंगे, तो आप ही पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमने ये वाला, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कोलकाता पत्तन न्यास का पुनर्नामकरण। तो कोलकाता पत्तन भारत का एकमात्र बड़ा नदी पत्तन, यानी कि एक बड़ा नदी पत्तन है। कोलकाता पत्तन देश के प्रारंभिक बड़े पत्तनों में से एक है। वर्ष 2018-19 में कोलकाता पत्तन के माध्यम से जो है 63.763 मिलियन टन के कार्गो का संचालन हुआ, और इस पर जो है पत्तन के इतिहास में एक रिकॉर्ड। ठीक है, तो 12 जनवरी 2020 को कलकत्ता पत्तन न्यास यानी कि जो आपका ट्रस्ट है कि 150वीं वर्षगांठ के स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास का नाम क्या, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई। अब कोलकाता पत्तन न्यास को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन न्यास के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये कोलकाता पत्तन लिखा है और यहीं पे लिखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए आगे क्या लिखा है। ध्यात है कि वर्ष 2017 में कांडला पत्तन न्यास का नाम परिवर्तित कर दीनदयाल पंत न्यास रख दिया गया, जो कि आपका कहाँ पे हमने देखा था, गुजरात में। फिर भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 के तहत केंद्र सरकार को मुख्य पत्तन न्यासों, डॉक्स आदि के पुनर्नामकरण की शक्ति प्राप्त है। तो कोलकाता पत्तन न्यास की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्मारक डाक टिकट जो है जारी किया था। फिर साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कोलकाता पत्तन न्यास के हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के बर्थ नंबर 3 के मशीनीकरण और प्रस्तावित रिवर फ्रंट विकास योजना का भी शुभारंभ किया।
चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, इसी एक पार्ट में हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो अंतर्देशीय जल परिवहन की बात करते हैं। देखिए, भारत सबसे लंबे जहाजरानी और अंतर्देशीय जल नेटवर्क वाले देश में शामिल है, और फिर भी देश में जहाज़ों के जरिए होने वाली कुल माल ढुलाई की केवल 1% की ही ढुलाई जो है अंतर्देशीय जलमार्ग से होती है। इस अंतर्देशीय मतलब क्या हो गया, जैसे कि सपोज़ कि भारत का तट है तो यहाँ पे तो बंदरगाह होंगे ही, और यहाँ से जो है ऐसे करके ये जहाज जाएंगे समुद्रों में, ठीक है। अंतर्देशीय में दोस्तों क्या होता है कि जो नदियाँ होती हैं ना, तो उसके थ्रू अंदर जो है आपका यातायात हो रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखा है जहाजरानी और नौवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग के नियमन और जो है विकास के लिए 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 अंतर्देशीय जल मतलब 111 अंतर्देशीय जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। अब जलमार्ग विकास परियोजना की बात करते हैं। तो जलमार्ग विकास परियोजना का कार्यान्वयन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है, और इसका उद्देश्य गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के हल्दिया वाराणसी भाग पर जो है राष्ट्रीय जलमार्ग की क्षमता को बढ़ाना है, और ये कार्य जो है विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता से किया जा रहा है, ठीक है। अब लिखा है भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना 2008 में चेन्नई में की गई थी, और ये जो विश्वविद्यालय के रूप में जो है स्थापित इस विश्वविद्यालय मतलब ये क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थित जो ये विश्वविद्यालय है वो कैंपस चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम में है। इसका जो कैंपस है नौवहन महानिदेशालय मुंबई, ठीक है। तो मंत्रालय ने संबद्ध नौवहन महानिदेशालय की स्थापना 1949 में की थी, और इस पर भारतीय व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम 1958 को लागू करने की जिम्मेदारी है। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 1961 में जहाजरानी निगम एकीकृत आदेश 1961 के तहत ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन और वेस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन का विलय कर की गई थी। फिर कोची शिपयार्ड लिमिटेड की बात करते हैं। तो केरल के कोची में स्थित कोची शिपयार्ड लिमिटेड देश का सबसे बड़ा पोत कारखाना है। इसकी पोत निर्माण क्षमता है वो इसकी है 1,10,000 DWT है, और उसके बाद लिखा है कि भारत निकर्षण निगम लिमिटेड। तो इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। देश में अन्य देशों के साथ समुद्री व्यापार बढ़ाने, समुद्री तट पोषण, भूमि सुधार, अंतर्देशीय निष्कर्षण और फिर पर्यावरण सुरक्षा निष्कर्षण के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी कंपनी बनाने के लिए एकीकृत निष्कर्षण और इससे संबंधित अन्य समुद्री सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिर लिखा है कि इस सामरिक दृष्टि से विशाखापट्टनम में भारत के पूर्वी तट पर स्थापित ये कंपनी बड़े और छोटे बंदरगाहों के शिपिंग चैनलों, नौसेना, मछली पकड़ने के स्थानों और अन्य समुद्री संगठनों के वांछित गहरेपन की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित कराने में सहायता करती है। फिर आगे है नागर विमानन। तो नागर विमानन मंत्रालय प्रदेश में, तो यहाँ लिखा है देश में नागर विमान क्षेत्र के विकास और नियमन के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ कार्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी है। इस पर विमान अधिनियम 1934, विमान नियम 1937 और नागर विमान क्षेत्र संबंधी अन्य कानून के लागू करने का उत्तरदायित्व भी है। तो इस आगे लिखा है आपका राष्ट्रीय नागर विमान नीति 2016। तो स्वतंत्रता पश्चात प्राप्ति के बाद जो है पहली बार जून 2016 में राष्ट्रीय नागर विमान नीति अधिसूचित की गई है, और इसका उद्देश्य ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है जिससे इस क्षेत्र को बढ़ावा मिले। इस नीति का उद्देश्य क्या है? विमानन यात्रा को सस्ता और सुविधाजनक बनाकर यात्रियों की संख्या को बढ़ाना है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय संपर्क योजना। तो ये जो क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के राष्ट्रीय राजमार्ग विमानन नीति 2016 में शामिल है। इसके दो उद्देश्य हैं, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और विमान यात्रा को सस्ता बनाना, और ये जो है योजना 10 वर्ष तक लागू रहेगी। तो इसके तहत मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों का पुनरुद्धार कर हवाई संपर्क जो है सुविधा से वंचित और उसके अभाव वाले क्षेत्रों में क्या है ये सुविधा पहुंचाना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है एयर सेवा। तो निगम विमानन मंत्रालय
ने सुविधाजनक और आरामदायक हवाई यात्रा के लिए 2016 में एयर सेवा की शुरुआत की थी। तो ये जो है एंड्रॉयड और क्या है आपका लिखा है iOS प्लेटफॉर्म दोनों के लिए मोबाइल ऐप या क्या लिखा है इंटरैक्टिव वेब पोर्टल airsewa.gov.in से संचालित है। फिर लिखा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उदारीकरण। तो भारत सरकार ने जो आपकी अनुसूचित और गैर अनुसूचित हवाई यातायात सेवाओं के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 100% यानी कि 100% कर दी है। तो अनुसूचित एयरलाइन में स्वतः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% और इससे अधिक के लिए जो है सरकार की मंजूरी आवश्यक है। प्रवासी भारतीयों के लिए स्वतः तरीके से 100% प्रत्यक्ष मतलब जो FDI होता है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति जारी रहेगी। ठीक है। फिर है नागर विमान महानिदेशालय। तो कैसे ये नागर विमान मंत्रालय से संबंध है। इसका मुख्यालय दिल्ली और उप क्षेत्रीय कार्यालय देश भर में है। तो निदेशालय का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, देश के भीतर विमानन सेवा का नियमन और नागरिक उड्डयन नियमों और विमान सुरक्षा हवाई उपयुक्तता मानकों को लागू करना है। फिर नागर विमान जो आपका सुरक्षा ब्यूरो है, तो गाइस इसका गठन प्रारंभ में जो आपका DGCA की एक इकाई के रूप में 1979 में किया गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो गाइस यहाँ पे लिखा है, देखिए सिसेरी नदी पुल 15 नवंबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग घाटी में सिसेरी नदी पुल का उद्घाटन किया। इस पुल का निर्माण सीमा सड़क जो संगठन है यानी कि BRO की ब्रह्मांग परियोजना के तहत किया गया। ज्ञातव्य है कि BRO अरुणाचल प्रदेश में 4 परियोजनाओं यानी कि वर्तक, अरुणांक, उद्यक और ब्रह्मांग का संचालन कर रहा है। इस पुल का निर्माण जो है अरुणाचल प्रदेश की सिसेरी नदी पर किया गया है। इस पुल की जो लंबाई है वो 200 मीटर है और ये पुल जोनाई पासीघाट और रानाघाट रोइंग रोड के बीच बना है और ये पुल अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी को सिसेरी से जोड़ेगा। और इस पुल के बन जाने से क्या है आपका पासीघाट से रोइंग की यात्रा लगभग 5 घंटे मतलब कम हो जाएगी। और मतलब 5 घंटे की यात्रा कम हो जाएगी, मतलब इससे 5 घंटे आपकी यात्रा के कम हो जाएंगे। तो पुल के निर्माण से जो है अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी और क्या है पूर्वी सियांग क्षेत्र में विकास को मदद मिलेगी और अरुणाचल प्रदेश के मजबूत अवसंरचना से भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच संपर्क बढ़ेगा। ठीक है। गौरतलब है कि ये पुल असम के ढोला सदिया पुल के जरिए तिनसुकिया के संपर्क से जो है संपर्क स्थापित करने में मददगार होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, रबंग पुल का उद्घाटन। तो 2019 यानी कि दिसंबर 2019 को अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्या नाम है आलो लिबांग ने राज्य के ऊपरी सियांग जिले में रबंग पुल का उद्घाटन किया है। और इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की ब्रह्मांग परियोजना के तहत बॉर्डर रोड टास्क फोर्स द्वारा किया गया। तो लिखा है मिगिंग टूडिंग रोड पर स्थित ये पुल जो है आपका ITBP तथा भारतीय सेना के लिए क्या है रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो गाइस यहाँ पे ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। गाइस मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान। तो गाइस ये सिर्फ UPPCS के लिए नहीं है चैनल, ये बाकी भी है आपका सारे स्टेट PCS के लिए है, IAS के लिए भी है गाइस, अदर जॉब्स के लिए भी आपको मिलेगा। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वीडियो को करते हैं एंड। अब क्या करेंगे, हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एक बार हम देख लेते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा आने वाला है, वो है जल संसाधन चैप्टर नंबर 26। चलिए गाइस इस वीडियो को करते हैं स्टॉप, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।